Today we will start new chapter, that is chapter 9 of unit 3, and the name of chapter is biomolecules. तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. आपको ये पता है कि there is a wide diversity in living organisms in our biosphere. मतलब हमारे धरती पर या धरती की वो सारी जगहें जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें काफी विभिन्नताएं होती हैं. तो now a question that arises in our mind is, are all living organisms made of same chemicals, that is elements and compounds? इसका मतलब है कि विभिन्न तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स धरती पर पाए जाते हैं, जो वाइड वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बायोस्फीयर में पाई जाती है, क्या इन सभी में जो केमिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं, क्या वो सेम होते हैं? तो ये क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है. तो यहीं से एनसीईआरटी को इस चैप्टर को शुरू करती है. तो आपको पता है कि जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा होता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. अर्थ पर वो कोई भी जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उसको बायोस्फीयर कहा जाता है. जैसे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये तो नाम सुने होंगे. जो अर्थ का लैंड वाला पार्ट है वो उसको लिथोस्फीयर कहते हैं. अर्थ का जो पानी वाला पार्ट है उसको बायोस्फीयर कहते हैं, सॉरी हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. और अर्थ का जो एयर वाला पार्ट है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. तो अर्थ बना हुआ है एयर, वाटर और लैंड से मिलके, ठीक है. तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और इन तीनों ही स्फीयर्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां तक पाए जाते हैं उस पोर्शन को बायोस्फीयर कहते हैं. तो बायोस्फीयर में सम पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर आ जाएगा, सम पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर आ जाएगा, सम पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा. यानी जल में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, हाइड्रोस्फीयर के भी कुछ पर्टिकुलर हिस्से में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, लैंड पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो लिथोस्फीयर पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, एटमॉस्फेयर में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. तो इसका मतलब है द पोर्शन ऑफ अर्थ, द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर दैट कंटेन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर. ठीक है ना. तो बायोस्फीयर साइंस के दृष्टि से हैज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन. बायोस्फीयर का एक डेफिनेशन होता है, वो हमने आपको समझा दिया है. तो पहले तो जान लीजिए बायोस्फीयर क्या है. तो बायोस्फीयर क्या है? इट इज पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर एंड atmosphere that contains living organisms, ठीक है. यानी अर्थ का हर वो कोना, हर वो हिस्सा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. ठीक है. तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि बायोस्फीयर वो जगह है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में और एटमॉस्फेयर में. हाइड्रोस्फीयर मतलब लैंड वाला पार्ट, जो लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला पार्ट जो अर्थ का होता है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर वाला पार्ट जो होता है अर्थ का, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर वाला पार्ट जो होता है अर्थ का. ठीक है. और इन हिस्सों में जहां जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे दैट इज बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वाइड वैरायटी पाई जाती है. तो वाइड वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है.
तो वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है। तो फिर दिमाग में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम केमिकल्स पाए जाते हैं, यानी ये सेम केमिकल्स के बने होते हैं। तो आर दे मेड ऑफ सेम केमिकल्स, क्या ये सेम केमिकल्स के बने होते हैं? केमिकल्स का मतलब हो गया एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो केमिकल कहने का मतलब यहां पर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है। क्या इनमें सेम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पाए जाते हैं? तो यहां पर फिर लोग सोचते हैं कि भाई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं तो शायद अलग अलग केमिकल पाए जाते हैं, जो प्रॉपर्टी उनकी अलग होती, फीचर्स अलग होते हैं। हालांकि बहुत सारी सिमिलरिटीज भी होते हैं, तो दिमाग में आ सकता है कि शायद केमिकल अलग हो या केमिकल सेम भी हो सकता है। तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एलिमेंटल एनालिसिस, मतलब कि कैसे एलिमेंट की एनालिसिस की जाती है। ठीक है, एलिमेंट्स का पता लगाया जाता है कि किस पर्टिकुलर किसी चीज में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो केमिस्ट्री में जब आपने एलिमेंटल एनालिसिस पढ़ी है और उस एलिमेंटल एनालिसिस के की विधि के द्वारा जब आप किसी प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट के अंदर के एलिमेंट की एनालिसिस करते हैं, तो आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि जितने भी ये आपने स्पेसिमेंस लिए हैं, इन सभी में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर केमिस्ट्री का जिक्र है। केमिस्ट्री में अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है। इसका मतलब है कि कैसे पता लगाया जाता है कि किसी चीज में कौन कौन से एलिमेंट है, उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है। वो यहाँ का विषय नहीं है कि मैं आपको एलिमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो बताएं, ये बायोलॉजी है, ये केमिस्ट्री नहीं है। तो केमिस्ट्री में आपने पहले पढ़ा होगा एलिमेंटल एनालिसिस। ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस के बारे में कि हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज डन। ठीक है, और जब आप किसी प्लांट टिश्यू का या जब आप किसी एनिमल टिश्यू का या कोई माइक्रोबियल पेस्ट, एक ऐसा पेस्ट जिसमें माइक्रोब्स हो या उनके कंटेंट हो, तो माइक्रोबियल पेस्ट का जब एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो इनके एलिमेंटल एनालिसिस से आपको एलिमेंट की एक लिस्ट मिलती है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलता है। ठीक है, और उस लिस्ट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है ना, और इसमें आपको कंटेंट पर यूनिट मास मिलता है कि पर यूनिट मास, यानी अगर 1 किलोग्राम प्लांट टिश्यू है तो उसमें कितना एलिमेंट होगा। ठीक है, वो परसेंट में भी आ सकता है कि 60% ऑक्सीजन होगा, 18% कार्बन होगा। तो ये जो परसेंटेज निकलता है वो पर यूनिट मास निकलता है। तो आपको ये जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट मिलेगी, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, तो उनका आपको कंटेंट पर यूनिट मास भी पता चल जाता है। तो इनका कंटेंट पर यूनिट मास, कंटेंट पर यूनिट मास आपको पता चल जाता है। ठीक है,
तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि चाहे वो प्लांट टिश्यू हो या एनिमल टिश्यू है, माइक्रोबियल पेस्ट हो, इन सभी में ये चूंकि ये सारे लिविंग सब्सटेंसेस हैं, लिविंग मैटर है, ये लिविंग मैटर है, ठीक है ना। तो ये जो लिविंग मैटर है, तो इसमें जब आप कंटेंट पर यूनिट मास पता करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो मोर और लेस सेम आता है। कार्बन का जो कंटेंट प्लांट टिश्यू में होगा, ऑलमोस्ट एनिमल टिश्यू में भी वही होगा, ऑलमोस्ट माइक्रोबियल पेस्ट में वही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का कंटेंट अगर पता करते हैं प्लांट टिश्यू का या एनिमल टिश्यू का या माइक्रोबियल पेस्ट का, तो तीनों में ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग कंटेंट रहता है, परसेंटेज रहता है। जैसे अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन, आगे अभी डिस्कशन भी होगा कि ऑक्सीजन एलिमेंट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है लिविंग टिश्यू में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पर यूनिट मास, ठीक है ना। वो लगभग 65% के आसपास होता है। फिर दूसरे नंबर पर कार्बन होता है, दैट इज अबाउट 18.5%, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन होता है, दैट इज अबाउट 9.5%। तो ये कंटेंट पर यूनिट मास मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एनसीईआरटी बुक ये मेंशन करती है कि कैसे हम एलिमेंटल एनालिसिस के द्वारा हम डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका हम लिस्ट बना सकते हैं, और कंटेंट पर यूनिट मास भी उनका पता कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर यह चीज ध्यान रखना है कि इसी तरह का हम एलिमेंटल एनालिसिस अर्थ क्रस्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का एलिमेंटल एनालिसिस जब हम अर्थ क्रस्ट का करते हैं तो हमको मोर और लेस सेम तरह की लिस्ट मिलती है एलिमेंट्स की, ठीक है। तो और अर्थ क्रस्ट जो है वो नॉन लिविंग मैटर है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम अर्थ क्रस्ट के किसी पीस का एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो अगर पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट का जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, पहले तो लिविंग टिश्यू में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं वो बता दिया, उसका लिस्ट आपको मिल जाता है। उसी तरह से अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट का मौजूदगी का पता आपको चलेगा, वो उसकी एलिमेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट का जब एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो इसमें भी आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। और इनका भी जब आप कंटेंट पर यूनिट मास पता करेंगे तो इनका भी आपको पता चल जाएगा कंटेंट पर यूनिट मास, ठीक है, इनका भी आपको पता चल जाएगा कंटेंट पर यूनिट मास। तो जब आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट लेंगे तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरे सारे एलिमेंट होंगे, और इनका भी आपको पता चल जाएगा कंटेंट पर यूनिट मास, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और जब ये दोनों लिस्ट आपको मिल गई, क्योंकि ये आपको मालूम है कि जो अर्थ क्रस्ट होता है वो नॉन लिविंग मैटर है, यानी नॉन लिविंग थिंग है। तो आपने नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग मैटर जो भी कह लीजिए, इसका एलिमेंटल लिस्ट निकाल लिया। अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं उसका लिस्ट आपके पास आ गया, और लिविंग थिंग्स में या लिविंग टिश्यू में कौन कौन सा एलिमेंटल लिस्ट, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं उसका लिस्ट आपके पास आ गया। और उसके बाद आप कंपेयर करते हैं दोनों लिस्ट। तो जब आप दोनों लिस्ट को कंपेयर करते हैं तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं।
इसमें भी वही एलिमेंट होंगे, इसमें भी वही एलिमेंट होंगे। इसको बोला जाता है कि देयर इज नो डिफरेंस इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है। लेकिन जब आप क्लोजर लुक देते हैं, जब आप बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हैं, तब फिर आपको तब फिर आपको डिफरेंस दिखने लगता है, रिलेटिव एबंडेंस का डिफरेंस दिखने लगता है। मतलब कि इसमें कोई और एलिमेंट ज्यादा होगा तो इसमें कोई दूसरा एलिमेंट ज्यादा होगा। जैसे कि अगर आप सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन SI जिसका सिंबल होता है, केमिस्ट्री में एक एलिमेंट होता है सिलिकॉन SI। आप देखेंगे कि सिलिकॉन लिविंग टिश्यू में नहीं पाया जाता, हम लोगों में सिलिकॉन नहीं पाया जाता, ऑलमोस्ट नील है, नहीं है। लेकिन अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन बहुत ज्यादा होता है। तो सिलिकॉन अगर होगा भी तो बहुत ही रेयर मात्रा में होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक। और अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन बहुत ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं रिलेटिव एबंडेंस, एक में एक एलिमेंट ज्यादा है तो दूसरे में दूसरा एलिमेंट कम है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो एनसीईआरटी को क्या मेंशन करती है कि कार्बन और हाइड्रोजन वो लिविंग टिश्यू में ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ क्रस्ट में कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज बहुत कम होगा, कंटेंट पर यूनिट मास, एज कंपेयर्ड टू लिविंग टिश्यू। तो रिलेटिव एबंडेंस की अगर बात करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन जब एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो वो सेम होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे। इसमें अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट होगा वो वही एलिमेंट लिविंग टिश्यू में भी होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वही एलिमेंट लिविंग टिश्यू में भी होते हैं ऑलमोस्ट। और इसीलिए कहा जाता है कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स देयर इज नो सच डिफरेंस, ठीक है। बट when we give a closer look, we find difference in relative abundance. In living tissue, some elements are more, whereas these elements are quite less in earth crust. And in earth crust, some elements are more, and in living tissues, these elements are less. और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया गया है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन नाम के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी रिलेटिव एबंडेंस लिविंग टिश्यू में ज्यादा होती है, अर्थ क्रस्ट में कम होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब एलिमेंटल एनालिसिस की जाती है अर्थ क्रस्ट की और लिविंग टिश्यू की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो आपको दोनों में ही सेम एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन इनके रिलेटिव एबंडेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन लिविंग टिश्यू में आपको मिलेगा 3% के आसपास, लेकिन अर्थ क्रस्ट में ऑलमोस्ट नील है। तो डिफरेंस मिल रहा है आपको, सिलिकॉन का डिफरेंस, नाइट्रोजन का डिफरेंस, ऑक्सीजन का डिफरेंस, कार्बन का डिफरेंस। अब ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में भी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन लिविंग टिश्यू में भी ज्यादा होता है, लेकिन परसेंटेज का यहाँ कंटेंट पर यूनिट मास जो है वो चेंज हो जाएगा। अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो है, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो शायद 45-46% होगा, जबकि लिविंग टिश्यू में ऑक्सीजन 65% होगा। तो 20% का डिफरेंस आ गया। तो रिलेटिव अबंडेंस में डिफरेंस होता है। तो यहां पर आप लिख लेंगे कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन with respect to other elements is more in living tissue, ठीक है, is more in living tissue, ठीक है, than in earth crust, than in earth crust, than in earth crust, ठीक है। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रिलेटिव अबंडेंस होता है, ठीक है, अब यहां पर जब रिलेटिव अबंडेंस की हम बात किए कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होता है और लिविंग टिश्यू में ज्यादा होता है, तो ये बात जब आप कंपेयर करेंगे, भाई रिलेशन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी ना पता चलेगा। तो
यहां पर एक अदर एलिमेंट वर्ड भी यूज कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज मोर इन लिविंग टिश्यू। यानी जो रिलेटिव अबंडेंस है, जो अंतर है अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट पाया गया और लिविंग टिश्यू में जो एलिमेंट पाया गया, इनके बीच में जो कंटेंट पर यूनिट मास का डिफरेंस है, वो इन दोनों एलिमेंट के केस में सबसे ज्यादा डिफरेंस है अदर एलिमेंट की तुलना में। दिमाग में ये सवाल आता है कि जैसे हमने पता कर लिया या पता कर लेते हैं कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं एलिमेंटल एनालिसिस करके, उसी तरह से हमें यह भी जानना है कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता करने के लिए केमिकल एनालिसिस करनी पड़ती है। तो लिविंग टिश्यू में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता करना हो तो केमिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो लिविंग टिश्यू में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाएंगे, तो इसके लिए केमिकल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। और ये जो केमिकल एनालिसिस के जरिए आप लिविंग टिश्यू में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इसको सीखने के लिए आपको हायर क्लासेस में जाना पड़ेगा और वहां बताया जाता है कि कैसे केमिकल एनालिसिस की जाती है, ठीक है। तो फिलहाल एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही सिंपल तरीका दिया गया है कि कैसे हम केमिकल कंपाउंड्स को प्राप्त करते हैं, पता करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कोई भी लिविंग टिश्यू लिया गया, जैसे मान लीजिए लिविंग टिश्यू में हम कुछ भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ठीक है ना, वेजिटेबल ले सकते हैं, सब्जी का कोई टुकड़ा ले सकते हैं, या पीस ऑफ लीवर ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम पीस ऑफ लीवर ले सकते हैं, और इनको लेकर के चाहे वेजिटेबल ले लीजिए चाहे पीस ऑफ लीवर ले लीजिए, इनको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सॉल्यूशन में डाल करके, ये मान लीजिए एक सॉल्यूशन है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सॉल्यूशन, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाल दिया गया, चाहे वेजिटेबल को डाल दीजिए चाहे पीस ऑफ लीवर को डाल दीजिए। और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो आपने एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इसमें जो 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, इसको हटा दीजिए और 3 क्लोरीन को लेते चले आइए उस जगह पर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला CCl3COOH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। 3 एसिटिक एसिड में जो मिथाइल ग्रुप है उसका 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए 3 क्लोरीन एटम से, तो वो हो जाएगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो है उसमें आप किसी लिविंग टिश्यू को डाल करके उसकी लुगदी बनाएंगे, स्लरी बनाएंगे, उसकी स्लरी बनाएंगे। तो इसमें आपने लिविंग टिश्यू डाल दिया है, ठीक है, लिविंग टिश्यू ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, और एक्चुअली ये सॉल्यूशन होता है, पानी होता है, पानी में कुछ बूंदे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की डाल दी जाती है, 5% सोल्यूशन, 10% सोल्यूशन, 15% सोल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या मतलब हुआ कि आप अगर हम बोलते हैं कि 10% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सोल्यूशन, तो इसमें 10% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला गया है, बाकी 90% क्या है, पानी है, यानी 90 पार्ट पानी है, 10 पार्ट एसिड है। तो ये एक्चुअली सोल्यूशन होता है। एनसीईआरटी बुक उसको लिखती है कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में लिविंग टिश्यू को डाल करके उसकी स्लरी बनाते हैं मोर्टार और पेस्टल का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोर्टार और पेस्टल का इस्तेमाल करके, मोर्टार एंड पेस्टल का इस्तेमाल करके स्लरी बनाते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सॉल्यूशन में। तो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, सॉल्यूशन ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है, और इस सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया कि इसमें पानी होगा और ट्राइक्लोरोएसिटिक
क्लोरो एसिटिक एसिड होगा। इसका पार्ट ज्यादा होगा और इसका पार्ट कम होगा, लेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मोर्टार एंड पेस्टल की मदद से, अरे जिसको खलबट्टा बोलते हैं, जिसके अंदर मसाला कूटा जाता है, या आप देखते हैं जो फार्मासिस्ट होते हैं वो गोल साइड बाउल होता है, उसमें एक पिलर जैसी चीज होती है जिससे वो कूटते हैं, तो खलबट्टा, खलबट्टे में ये इसको लुगदी बनाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो मोर्टार और पेस्टल है ये ऐसे बना लिया, ये इस तरह का आप देखे होंगे कुछ, और इसी में पेस्टल भी डाल देंगे, मोर्टार एंड पेस्टल, ये इस तरह से, ये मोर्टार एंड पेस्टल है। और इसी में ये डाल करके आप स्लरी बनाते हैं, मतलब इसका पूरा लुगदी बना देते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ गया कि लिविंग टिश्यू में चाहे वेजिटेबल या पीस ऑफ लीवर लीजिए, इसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सोल्यूशन में डाल करके मोर्टार और पेस्टल की मदद से इसकी लुगदी बना दीजिए, स्लरी बना दीजिए। तो इसको मैं समराइज करता हूं एक बार, ठीक है, कि लिविंग टिश्यू लिया, इसको इन ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में डाल करके मोर्टार एंड पेस्टल के मदद से स्लरी बना दिया। ठीक, स्लरी जो होता है पेस्ट हो जाता है, एक लिक्विडी पेस्ट। टिश्यू जब पीस देंगे तो वो जो सोल्यूशन है उसमें मिक्स हो जाएगा टूट टूट करके कई टुकड़ों में, तो एक पेस्ट बन गया, लिक्विडी पेस्ट बन गया। तो स्लरी का मतलब होता है लिक्विडी पेस्ट, ठीक है, वो बन गया। और अब आप इस स्लरी को चीज क्लोथ या कॉटन क्लोथ, सूती कपड़े में या चीज क्लोथ एक होता है उसमें इसको स्ट्रेन करेंगे, ठीक है ना, छानेंगे। तो आपने मान लिया कि आपने ये कॉटन क्लोथ ले लिया, कॉटन क्लोथ ले लिया या चीज क्लोथ ले लिया, चीज क्लोथ ले लिया और उसमें स्लरी को डाल दिया, ठीक है। तो स्लरी को डाल देंगे तो इसके अंदर जो लुगदी है, जो लिक्विडी पेस्ट है वो इसमें आ जाएगा, ठीक। और आप इसको स्ट्रेन करेंगे, स्ट्रेन करेंगे। तो स्ट्रेन करेंगे मतलब इसके लिए आपको उसको दबाना पड़ेगा। स्ट्रेन मतलब छानना। तो जब आप इसको दबाएंगे तो स्ट्रेनिंग होगी, यानी कुछ कंपोनेंट इस कपड़े में रह जाएंगे और कुछ कंपोनेंट नीचे चले आएंगे, पैन में कलेक्ट कर लेंगे, कुछ कंपोनेंट नीचे चले आएंगे, ठीक है। पानी है ना, तो कुछ पानी टपकते हुए कुछ कंपोनेंट को नीचे लेके चला आएगा। पानी मतलब एसिड, क्योंकि पानी वो एसिडिक हो गया है एसिड डालने से, तो उसको हम एसिड एसिड बार बार बोलेंगे, यानी ये एसिड है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। बट आपके दिमाग में डालना था कि प्योर एसिड नहीं है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, एसिड की मात्रा कम होती है, तो फिर भी इसको एसिड फ्रैक्शन, एसिड कहा जाएगा, ठीक। तो जब आप स्लरी बनाते हैं टिश्यू को पीस करके और उसके बाद उसको कॉटन क्लोथ या चीज क्लोथ में डाल करके जब स्ट्रेन करते हैं तो दो फ्रैक्शंस आते हैं आपके पास, 2 फ्रैक्शंस आते हैं। एक जो फ्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं रिटेंटेट, इसमें जो बचता है रिटेंटेट, और इसमें जो आता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट और रिटेंटेट ये 2 फ्रैक्शंस होते हैं, समझ में आ गया। तो आपको 2 फ्रैक्शंस मिलते हैं स्लरी से आफ्टर स्ट्रेनिंग, 2 फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर स्ट्रेनिंग, STRAINING, ठीक। और जो 2 फ्रैक्शन आपको मिलते हैं उसमें एक फ्रैक्शन को रिटेंटेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि चीज क्लोथ में ही रह जाता है, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है एसिड में,
तो पानी के साथ वो नीचे नहीं आ पा रहा है सोल्यूशन में। भाई देखो, जब आप टिश्यू की स्लरी बनाओगे, लुगदी बनाओगे, तो जो चीजें वाटर या एसिड सॉल्युबल होंगी वो तो लिक्विड के साथ नीचे चली आएंगी, और जो चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा वो ऊपर ही रह जाएगी, क्योंकि जो नीचे टपक के आ रहा है वो पानी आ सकता है। सूती कपड़े में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, चीज क्लॉथ में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, तो उनसे जो चीज नीचे आ सकती है वो पानी ही आ सकता है। पानी कहिए या एसिड कहिए, जिसमें ऐसा पानी जिसमें एसिड मिला हुआ है, तो एसिड नीचे आ रहा है या पानी नीचे आ रहा है आप कह सकते हैं। तो उसमें जो सॉल्युबल चीज होंगे वो भी पानी के साथ या एसिड के साथ नीचे चले आएंगे, तो उसको हम एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन आप कह सकते हैं किसको, फिल्ट्रेट को। तो फिल्ट्रेट कहिए या इसको कहिए एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, और जो रिटेंटेट है वो वहीं रुक जा रहा है, रिटेन कर जा रहा है, ऊपर ही रिटेन कर जा रहा है, तो नाम पड़ा है रिटेंटेट। ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, एसिड में सॉल्युबल नहीं है, तो ये ऊपर ही रह गया, तो ये एसिड इनसॉल्युबल कूल हो गया, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक, ये एसिड इनसॉल्युबल कूल और एसिड सॉल्युबल कूल, तो दो पार्ट में आपने टिश्यू की जो स्लरी बनाई थी उसको डिवाइड कर लिया। जो पार्ट कॉटन क्लॉथ या चीज क्लॉथ में ही रह गया, पानी या एसिड में सॉल्युबल नहीं था, इस वजह से उसको रिटेंटेट कहा गया, वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन माना गया। और जो पानी या एसिड के साथ नीचे चला आया, ठीक है ना, उसको फिल्ट्रेट कहा गया, क्योंकि स्ट्रेनिंग की जा रही है, छाना जा रहा है, तो इसको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कहा गया। तो इस तरीके से आपको दो तरह के फ्रैक्शंस मिले जब आपने स्ट्रेनिंग की लिविंग टिश्यू की स्लरी बना करके। और लिविंग टिश्यू की स्लरी किस में बनाई गई, लुगदी किस में बनाई गई, ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड में बनाई गई, और इनफैक्ट ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड सॉल्यूशन में बनाई गई, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा, एसिड की मात्रा कम रहती है। ठीक है, और इसकी स्लरी बनाने के लिए आप जिस अपरेटस को यूज करेंगे, खलबट्टा यूज करेंगे, और जिसको मोर्टार और पेस्टल कहा जाता है, खली। ठीक है, मसाले कूटने के लिए किचन में लोग रखे रहते हैं। तो टिश्यू डाला, खलबट्टे, आप जो खलबट्टा लेंगे उसमें टिश्यू डाले या सब्जी का डाला, लीवर का टुकड़ा डाला या सब्जी डाला, उसमें कुछ ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड सोल्यूशन डाला, उसके बाद आप उसको पीस पीस करके खूब उसको बढ़िया से ग्राइंड कर करके उसको आपने स्लरी बना ली। ठीक, आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लुगदी ही तो बनाना है। और इसके बाद उसको एक चीज, पूरे कंटेंट को आपने एक चीज क्लॉथ में डाल दिया, और डाल करके फिर आपने प्रेस किया, तो जो पानी नीचे टपकेगा उसमें जो भी टिश्यू के कंपोनेंट आएंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे वही आ पाएंगे नीचे, और जो वाटर इनसॉल्युबल होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। उसको एनसीईआरटी बुक ने एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल कह दिया है, हम उसको वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल कह रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि ये वैसा वाटर इसमें एसिड पड़ा हुआ है तो उसको एसिडिक वाटर कह रहे हैं, तो बोल दे रहे कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन नीचे आ गया और एसिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऊपर रह गया। तो रिटेंटेट और फिल्ट्रेट ये भूलिएगा नहीं, ये ध्यान आपको रखना है। जैसा कि हमने पहले कहा कि हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू एंड ऑब्टेन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। तो अभी अभी आपने देखा कि कैसे लिविंग टिश्यू की स्लरी बनाई जाती है, और उस स्लरी से फिर आप दो फ्रैक्शन ऑब्टेन करते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस में थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एसिड जो सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, और इन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से आप सेपरेशन टेक्निक के द्वारा, ये भी आपको हर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा कि कैसे हम पर्टिकुलर कंपाउंड को आइसोलेट कर सकते हैं प्योर फॉर्म में, यानी प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन आप सेपरेशन टेक्निक से जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये आपको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है, इसमें पानी एसिडिक वाटर है जो कि स्लरी से चीज ग्लो से टपक के नीचे आया था। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो है वो नीचे आ जाता है स्ट्रेन होकर के, और इस एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में या इस पूल में, फ्रैक्शन कहिए या पूल कहिए, इसमें
थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और इन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आप अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपको हर क्लासेस में बताया जाएगा। इस समय का विषय ये नहीं है। तो थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप सेपरेशन टेक्निक के द्वारा आप आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर सकते हैं। मतलब आप एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग हासिल कर सकते हैं। ये कहने का मतलब भाई आपके पास एक सोल्यूशन है, बहुत सारे हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। अब आप कैसे हजारों को अलग अलग करेंगे? तो हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड को उस एसिड सॉल्युबल पूल से अलग करने के लिए आपको सेपरेशन टेक्निक जानना पड़ेगा। और ये जो सेपरेशन टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, इसी सेपरेशन टेक्निक के जरिए फिर आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग कर पाने में सफल हो पाएंगे, और उसी को बोलते हैं आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब कि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिले, दूसरा उसके साथ मिक्स ना हो, तो प्योर फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। और आइसोलेशन मतलब पृथक करना, सेपरेट करना। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन कर पाएंगे अगर आपको सेपरेशन टेक्निक का पता होगा। और इसके बाद इसकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, ठीक है ना, यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड सेपरेटली, ठीक है, ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड सेपरेटली। अब जब आपको हर ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग मिल गया, ठीक है ना, प्योर फॉर्म में, तो फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, तो उसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, एनालिटिकल टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके बाद आप एनालिटिकल टेक्निक यूज करेंगे, तब जाकर के आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड पता चलेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में जो हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग करना प्योर फॉर्म में, ये सेपरेशन टेक्निक से होता है। और इसी को आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। और जब आप सेपरेट कर ले जाते हैं तो उसके बाद फिर एनालिटिकल टेक्निक के मदद से आप फिर हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो सेपरेशन टेक्निक की जानकारी और एनालिटिकल टेक्निक की जानकारी ये बहुत आवश्यक होती है। तो केमिस्ट्री में जो अप्लाइड केमिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना सेपरेशन टेक्निक के, बिना एनालिटिकल टेक्निक के आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते और उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं हासिल कर सकते। तो ये चीज एनसीईआरटी बुक यहाँ मेंशन करती है, ठीक है, कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग हासिल करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं लिविंग सेल के अंदर, उन सबको बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। तो अब ये पहली बार बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जो बायोमोलिक्यूल टर्म यूज हुआ है उसको डिफाइन किया है एनसीईआरटी बुक ने। तो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, अब आप लिख लें, बायोमोलिक्यूल्स किसको कहेंगे? बायोमोलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको बायोमोलिक्यूल कहा जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जितने भी
कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हमको लिविंग टिश्यू में मिलते हैं, उन सभी को बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये भी तो लिविंग टिश्यू में रिस्पिरेशन के फलस्वरूप बनता है, तो क्या इसको हम बायोमोलिक्यूल कहेंगे? देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, कार्बन है तो साथ में हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, तब उसको हम बायोमोलिक्यूल कहेंगे। वाटर H2O को हम बायोमोलिक्यूल नहीं कह सकते क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है। और एनसीईआरटी बुक ने जब ये लिखा है कि ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लिविंग टिश्यू में प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें भी तो कार्बन है, बट ध्यान रखिएगा उसको बायोमोलिक्यूल नहीं कहेंगे। तो इसको थोड़ा रेक्टिफाई मैं कर रहा हूँ, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ये तो सही है, बट साथ में ये भी जोड़ दीजिए हाइड्रोजन ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बन कंटेनिंग, ये आप मेंशन कर लेंगे, ऑल द कार्बन कंटेनिंग ठीक है, ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, तो ये एनसीईआरटी बुक का डेफिनेशन है, all the carbon containing compound present in living tissue, all the carbon containing compound present in living tissue, ठीक है, या all the carbon compound present in living tissue, क्लियर हो गया। और मेरा जो कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उसमें कार्बन होता ही है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक शब्द का मतलब ही उसमें कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना कार्बन के इमेजिन नहीं कर सकते, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे तो कार्बन तो होगा ही होगा, तो उसका सेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सेल के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे शुगर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है, नाइट्रोजिनस बेस है, DNA RNA है, एंजाइम्स हैं, ये सब तो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी में कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन अनिवार्य रूप से कार्बन तो होगा और अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अगर वो लिविंग टिश्यू में बन रहा है तो उसको बायोमोलिक्यूल कहेंगे, आगे चल के आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स आर ऑल द कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द टिश्यू, लिविंग टिश्यू, या इसको और हम समझ के हिसाब से कहें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल के अंदर बनते हैं, लिविंग टिश्यू के अंदर रहते हैं, उनको बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सेल या लिविंग टिश्यू में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही नहीं होते, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो हम उनको कैसे हासिल करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? तो लिविंग टिश्यू में ये ध्यान रखिएगा, लिविंग टिश्यू में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहें उसी से तो लिविंग टिश्यू निकलता है। तो लिविंग टिश्यू या लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो तो पता चल गया, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको थोड़ी ना बायोमोलिक्यूल कहेंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं लिविंग टिश्यू में, इनको बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है, इनको बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लिविंग टिश्यू में, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, हड्डी में होता है ना कैल्शियम जो फॉस्फोरस भी, कैल्शियम फॉस्फेट दांत में होता है ना कैल्शियम फॉस्फोरस, तो हड्डी में हो गया। सेल में जो मैग्नीशियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, ठीक। तो ये सब को बायोमोलिक्यूल नहीं कहते। बायोमोलिक्यूल के लिए कार्बन होना जरूरी है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होना जरूरी है। तो ये बात समझ में आ गई। तो कोई भी केमिकल जो लिविंग टिश्यू में पाया जाता है, इट इज नॉट अ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल टर्म इज गिवन ओनली टू ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, ठीक।
इवन वाटर को भी हम बायोमॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को हम बायोमॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएंगे। इसमें कार्बन नहीं है, वाटर में कहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन में कहाँ कार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है फिर भी उसमें हाइड्रोजन नहीं है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कंसीडर नहीं करते। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो लिविंग टिश्यू में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग टिश्यू में होगा, तो इसको कैसे पता करेंगे कि कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? तो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट इज डन कि कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा which inorganic compound, तो which inorganic compound is present, इसके लिए डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये ध्यान। जो डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करने के लिए, वो कैसे होता है उसको आपको समझा देते हैं। जैसे आपने लीफ या लीवर का कोई पोर्शन ले लिया, मानिए लीफ है या लीवर है, इसका आपने कोई टुकड़ा ले लिया, पीस ले लिया, ठीक है। तो आपने लीफ का या लीवर का कोई पीस ले लिया, और इस पीस को जब आप वेट करेंगे, इसका जो वेट करेंगे ये होगा वेट वेट, ठीक है, ये होगा वेट वेट, क्योंकि इसके अंदर पानी भी है, ठीक है। आपको मालूम है कि हर टिश्यू में पानी होता है, तो इसमें भी पानी होगा। तो इस पानी के साथ साथ जब इसको आप वेट करेंगे, इसका पानी अभी खत्म नहीं किए हैं, इवेपोरेट नहीं किए हैं, इसको ड्राई नहीं किए हैं, सुखाए नहीं है, तो उस समय जो वेट होगा उसको वेट वेट कहेंगे या फ्रेश वेट कहेंगे, या इसी को फ्रेश वेट कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि फ्रेश वेट ऑफ अ टिश्यू मींस टिश्यू लिया और एज इट इज उसको तौल दिया। अच्छा, या फिर आप क्या करिए कि इसको ड्राई कर दीजिए, इसको ड्राई कर दीजिए। तो जब आप ड्राई करेंगे तो वाटर जो है वो उड़ जाएगा, वाटर इवेपोरेट्स, वाटर इवेपोरेट्स। इसको सुखा दीजिए, किसी तरह से इसका पानी निकाल दीजिए। तो पानी निकाल देंगे तो पहले से ये हल्का हो जाएगा, क्योंकि पहले वेट वेट या फ्रेश वेट में पानी का भी वेट था टिश्यू के अंदर, और जो ड्राई वेट है उसमें वाटर इवेपोरेट कर गया है, तो अब टिश्यू के अंदर पानी नहीं है। तो अब ये पानी के उड़ने की वजह से पहले से थोड़ा श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि इसमें से पानी निकल गया है, समझ में आ रहा है। तो अब जो इसका वेट होगा वो होगा ड्राई वेट। तो आपने इसका ड्राई वेट ले लिया, आपने इसका वेट वेट ले लिया या फ्रेश वेट ले लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया वेट लेने का तरीका, ड्राई वेट लेने का तरीका और फ्रेश वेट लेने का तरीका। आपने लीवर या पत्ती या कोई भी ऐसा पार्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिया, उसके टुकड़े को उसमें से निकाला, उसको तौल दिया, दैट इज फ्रेश वेट और वेट वेट। फिर उसमें से पानी आपने निकलवा दिया, इवेपोरेट करा दिया, और उसके बाद जो वेट होगा वो होगा ड्राई वेट। अब चूंकि इसको डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, हालांकि आप इसके पहले भी टिश्यू की लुगदी बनाए थे, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता करना था तो भी तो डिस्ट्रक्शन ही था, लेकिन डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी बुक इसको लिखती है, ठीक है। तो हम भी कह रहे हैं ये डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट चल रहा है अब, क्योंकि अब इसको हम जलाएंगे, बर्न करेंगे। तो जब हम इस पीस ऑफ टिश्यू को जो कि लीफ या लीवर से लिया गया या कोई भी अदर पार्ट से लिया गया है, उसको जब हम बर्न करेंगे, फुली बर्न करेंगे, तो जब इसको पूरी तरह से बर्न करते हैं, फुली बर्न्ड, तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब धुएं में निकल जाएंगे। आप कोई चीज जलाते देखते धुआं उठता है, उस धुआं में गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होता है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है
तो वो वाटर वेपर और गैस और CO2 गैस यही बनाएगा ही। तो इसलिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लिविंग टिश्यू में है वो तो एलिमिनेट हो गए। कैसे एलिमिनेट हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में। तो CO2 के रूप में और वाटर के रूप में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो राख के रूप में बच जाएंगे। कोई चीज आप जलाते हैं तो कुछ तो धुएं के रूप में उड़ जाती है, कुछ चीजें, और कुछ नीचे वहीं जमीन में राख के रूप में दिखती है। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो रिमेन एज ऐश, तो ये ऐश के रूप में वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो CO2 और H2O के रूप में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो निकल लिए, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो वहीं पड़े रहेंगे। किस रूप में पड़े रहेंगे? ऐश के रूप में पड़े रहेंगे। और जब आप इस ऐश की एनालिसिस करेंगे, ये ध्यान रखिए, जब आप इस ऐश की एनालिसिस करेंगे तो आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। तो जब आप ऐश एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे इस ऐश की एनालिसिस में, ठीक है। और इसमें अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिलेंगे वो बेसिकली आयंस के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से सल्फेट भी मिलेगा आपको, फॉस्फेट भी मिलेगा। फॉस्फेट पर 3- होता है, सल्फेट पर जो है आप पढ़े होंगे 2- होता है, कैल्शियम पर 2+ होता है, मैग्नीशियम पर 2। ये तो केमिस्ट्री की चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे और भी दूसरे बहुत सारे, सोडियम आयन मिलेगा, ठीक है, पोटेशियम आयन मिलेगा। ये सब कहीं जा ही नहीं सकता, वही राख में मौजूद होगा, ठीक है। अब मान लीजिए सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट आयन के फॉर्म में होते हैं। हम बोलते हैं तो सोडियम सल्फेट है, लेकिन उन सोडियम और सल्फेट का अस्तित्व तो अलग अलग होता है। ये अलग है, ये अलग। हाँ, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़े रहेंगे तो सल्फेट के रूप में रहेंगे। सोडियम जो है वो इस सल्फेट के साथ जो है वो हमेशा जुड़ा नहीं रहेगा, वो अलग भी हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। तो आयंस के फॉर्म में आपको राख में मिलेंगे तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट से हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद रहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और एनसीईआरटी बुक लिखती है कि जो सल्फेट और फॉस्फेट होते हैं इनको आप केवल डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट से ही नहीं पा सकते। ये सल्फर और फास्फोरस, चूंकि ये ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल के भी हिस्से रहते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड में DNA RNA ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायोमॉलिक्यूल है। तो जब आप लिविंग टिश्यू की स्लरी बना रहे होंगे तो उसके साथ ये फास्फोरस भी जुड़ा रहता है न्यूक्लिक एसिड के साथ, तो फॉस्फेट के रूप में वो सेपरेट हो जाता है, तो एसिड सॉल्युबल पूल में वो चला आता है। तो यानी, और उसी तरह सल्फर प्रोटीन में पाई जाती है। तो सल्फेट जो है बीइंग अ पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ये जहां जहां प्रोटीन या उसके अमीनो एसिड्स ये सब रहेंगे वहां सल्फेट भी मिलेगा, जहां जहां न्यूक्लिक एसिड रहेगा, DNA RNA रहेगा, वहां फॉस्फेट भी रहेगा। तो ये जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पाने के लिए जब हम जो तरीका अपनाते हैं स्लरी बना करके 2 फ्रैक्शन में अलग अलग करने वाला, एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, तो ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऑल्सो प्रेजेंट इन, इसमें तो रहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिस्ट में, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट में राख में मिलेंगे, प्लस एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी मिलेंगे, तो ये मेंशन कर लेना है, ठीक है। ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। और हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि बड़ा इंटीमेटली ये जुड़े रहते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ। खासकर ये जो है एक तरह से पार्ट ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है ना, और ये पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है। बायोमॉलिक्यूल का एक पार्ट है, बट ये बायोमॉलिक्यूल नहीं है, ध्यान रखिएगा, पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें तो फास्फोरस है, ठीक है।
और इसमें जो सल्फर है वो प्रोटीन का पार्ट होता है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में देखा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थ क्रस्ट और जो लिविंग टिश्यू है या ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका क्या परसेंटेज होता है, और एक चार्ट आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और उससे आपको रिलेटिव एबंडेंस का भी पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किस में ज़्यादा है और कितना गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये परसेंटेज में ये वैल्यू दी गई है, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और परसेंटेज बाय वेट है ये। तो मान लेते हैं ये एलिमेंट वाला कॉलम है, ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट वाला कॉलम है, और ये ह्यूमन बॉडी वाला कॉलम है, ह्यूमन बॉडी वाला कॉलम है। तो एलिमेंट, अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी वाला कॉलम है, ठीक। और इसमें आपको परसेंटेज वेट दिया होगा, टोटल वेट का कितना परसेंट है, अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट है और ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें हम ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट में एक सीक्वेंस से आपको एलिमेंट दिखाएंगे, सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। अब सबसे पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में 65% होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा मात्रा में जो एलिमेंट पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग टिश्यू में, वो है ऑक्सीजन। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी सैंपल लिया गया है, और ह्यूमन बॉडी में जो ट्रेंड होगा ऑलमोस्ट सभी लिविंग टिश्यू में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही ट्रेंड होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो है कार्बन। कार्बन हो गया 18.5%, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन आता है 9.5%। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी बुक में ये 0.5% लिखा हुआ है, और ये चार्ट का टेबल जहां से लिया गया है एनसीईआरटी बुक में, सीएन राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री की किताब, उस चार्ट में नीचे एक किताब का नाम भी लिखा है कि जिस किताब से ये चार्ट लिया गया है। जब आप उस किताब को पढ़ेंगे और उस किताब में दिए हुए चार्ट को पढ़ेंगे तो वहां भी 9.5% ही मिलेगा, जबकि एनसीईआरटी बुक 0.5% लिखा है। तो या तो ये प्रिंटिंग एरर है और इसकी एडिटिंग ठीक से नहीं की गई है, और बच्चों को ऐसे ही बताया जा रहा है बिना इसमें संशोधन किए हुए। तो एनसीईआरटी बुक जो है वो बिना टीचर के मदद से नहीं पढ़ी जा सकती, टीचर ही समझ सकता है कि क्या गलती है क्या सही है। तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है कि एनसीईआरटी बुक ने 9.5% को 0.5% रखा है, लिखा हुआ है अपने किताब में। तो अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 0.5 है तो कहीं बहुत नीचे चला जाएगा हाइड्रोजन का स्थान ह्यूमन टिश्यू में। तो ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन का ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज बाय वेट 9.5% होता है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज बाय वेट जो होता है वो 3.3% होता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर कैल्शियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, सल्फर है। कैल्शियम जो होता है वो 1.5% होता है, ठीक है, और सल्फर 0.3% होता है। तो 1.5% हो गया, उसके बाद सल्फर जो है वो 0.3% होता है। तो आपको ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और सल्फर का पता चल गया। इसके बाद सोडियम है और मैग्नीशियम है। सोडियम जो है वो 0.2% होता है और मैग्नीशियम 0.1% होता है। तो 0.2% सोडियम है और 0.1% मैग्नीशियम है, ये ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और सिलिकन, SI जिसकी बात हम करते हैं, तो सिलिकन जो होता है SI, ये नील के बराबर है, नेग्लिजिबल होता है, ये ध्यान रखेंगे, नेग्लिजिबल। तो सिलिकॉन नेग्लिजिबल होता है। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए गए हैं ह्यूमन बॉडी में, और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, ऑक्सीजन की है, उसके बाद कार्बन की है। ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद फिर इसकी मात्रा कैल्शियम से ज्यादा है, इसकी मात्रा सल्फर से ज्यादा है, इसकी मात्रा सोडियम से ज्यादा है, इसकी मात्रा मैग्नीशियम से ज्यादा है। तो ये सीक्वेंस हो गया। अब आप एनसीईआरटी बुक का जो वैल्यू देखिए, हाइड्रोजन का परसेंटेज लिखा हुआ है वो 0.5% लिखा है। तो 0.5 का मतलब हो गया कि वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की पोजीशन जो होगी वो कैल्शियम के बाद आएगी,
हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो कैल्शियम के बाद आएगी, ठीक है ना। तो आप सीक्वेंस में हाइड्रोजन जो यहाँ रखे हैं उसको यहाँ पहला दूसरा, पहले हाइड्रोजन थर्ड पोजीशन पर है, अब हाइड्रोजन को कैल्शियम के बाद जो है वो छठे पोजीशन पर आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो ये गलत हो जाएगा। तो इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक एनसीईआरटी बुक में की गई है, तो उसको सुधार लीजिएगा, बुक में जाके करेक्शन कर दीजिएगा। तो ये हो गया ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, मैक्सिमम जो एलिमेंट होता है ह्यूमन बॉडी में वो होता है ऑक्सीजन। सिमिलरली जब अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट में आप देखिए जो ऑक्सीजन है ये 46% होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन जो होता है वो 46% होता है। उसके बाद कार्बन बहुत कम होता है, 0.03% होता है, 0.03% है। फिर हाइड्रोजन जो है 0.14% होता है, 0.14% होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो निल है, पहले ही बता चुके कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, वेरी लिटिल। तो वेरी लिटिल लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में। कैल्शियम आपको मालूम है 3.6% होता है, नहीं मालूम तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। उसके बाद फिर कैल्शियम के बाद फिर आता है सल्फर, 0.03% सल्फर भी होता है, 0.03%, मतलब ऑलमोस्ट जितना कार्बन है सल्फर का भी परसेंटेज वही होता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम है 2.8%, मैग्नीशियम जो है वो 2.1% और सिलिकॉन 27% के आसपास होता है। तो ये ध्यान रखेंगे 27.7% के आसपास सिलिकॉन होता है। तो यहां पर आपको कंपैरेटिव चार्ट दे दिया गया अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट एलिमेंट्स का। आप देखिए जो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 46% है और ह्यूमन बॉडी में कितना है 65%। कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में 0.03% है और ह्यूमन बॉडी में यानी लिविंग टिश्यू में देखिए कितना 18.5%। हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में 0.14% है और लिविंग बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में 9.5% है। 0.5 को सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये वैल्यू गलत है जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है और ये वैल्यू सही है। उसके बाद नाइट्रोजन बहुत कम होता है अर्थ क्रस्ट में, लेकिन ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन 3.3% होता है। कैल्शियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होता है 3.6, जबकि ह्यूमन बॉडी में 1.6। ह्यूमन बॉडी कहने का मतलब लिविंग टिश्यू। सल्फर जो है वो 0.03% होता है और 0.3% होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। 10 गुना ज्यादा ह्यूमन बॉडी में। 0.03 और 0.3 है तो आप देख रहे हैं 10 टाइम्स ज्यादा है। ये रिलेटिव एबंडेंस है, इसी को कहा जाता है रिलेटिव एबंडेंस, कि इसके तुलना में कितना गुना ज्यादा है। उसी तरह से सोडियम आप देखेंगे 2.8% है और ये 0.2% है, यानी 10 गुना कम है। आप देखिए 2 पॉइंट है, ये 0.2 है, तो 10 गुना कम है, 10 गुना कम टिश्यू में है, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है वो 2.1 है, ये है 0.1%। सिलिकॉन जो है वो 27.7 है और ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है। तो जब रिलेटिव एबंडेंस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि रिलेटिव एबंडेंस किसका जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो एनसीईआरटी में लिखा था कार्बन और हाइड्रोजन का। आप देखिए कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में, देखिएगा अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन था वो 0.03% था और लिविंग टिश्यू में या ह्यूमन बॉडी में जो कार्बन था वो था 18.5%। 18.5% आप देख रहे हैं कितना गुना ज्यादा। मतलब आप पॉइंट के इधर दो आए हैं पीछे, पॉइंट के आगे 2 है, तो आप देख सकते हैं कि आप निकालिए कि हाउ मेनी टाइम्स ज्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स मोर कार्बन इन ह्यूमन बॉडी एज कंपेयर्ड टू अर्थ क्रस्ट। हाउ मेनी टाइम्स मोर कार्बन इन ह्यूमन बॉडी एज कंपेयर्ड टू अर्थ क्रस्ट। इसी को बोलते हैं रिलेटिव एबंडेंस। तो आप हाइड्रोजन के भी केस में ऐसा ही पाएंगे। अब हाइड्रोजन के केस में आप ऐसा तब पाएंगे ना जब हाइड्रोजन की वैल्यू ये रखेंगे। अगर हाइड्रोजन की ये वैल्यू रखेंगे तो ये 0.1 है या 0.5 है, तब थोड़ी ना समझ में आएगा रिलेटिव एबंडेंस हाइड्रोजन का कहां दिखेगा आपको। तो ये 9.5 है। तो हाइड्रोजन के केस में भी अगर आप देखेंगे कि अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन जो है वो है 0.14% और ह्यूमन बॉडी या लिविंग टिश्यू में हाइड्रोजन है 9.5%। तो आप सोच सकते हैं कि रिलेटिव एबंडेंस कितना ज्यादा है। तो वही एनसीईआरटी बुक लिखती है कि कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेटिव एबंडेंस बाकी दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है।
इन लिविंग टिश्यू। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि उसमें एरोमेटिक रिंग पाया जाता है। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, इन नामों से उनको बुलाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड, बेसेस, इन नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम केमिस्ट्री की नजर से देखें तो उनको हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल, एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से बुलाते हैं। लेकिन जब हम बायोलॉजी की दृष्टि से देखें, बायोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे तो उनको हम अमीनो एसिड कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड बेस कहेंगे, ठीक। अब बेस बोल रहे हैं तो बेस यहां पर कौन सा ग्रुप है ये आप नहीं बता सकते, ठीक है। अमीनो एसिड है तो यहां तो अमीनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है, दोनों में एक में पाए जाते तो अमीनो एसिड बोल दिया, ठीक है। तो अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड बेस हो गया। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं, फैटी एसिड है, इन नामों से बुलाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड और फैटी एसिड इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो इनमें फंक्शनल ग्रुप्स तो दिखेंगे, यानी केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कंपाउंड को नाम देती है, और बायोलॉजी जो है वो फंक्शनल ग्रुप को ही ध्यान में नहीं रखती, बाकी चीजों को भी ध्यान में रखती है। अब जैसे हमने लिखा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड लिखा तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कहां पता चल रहा है, ठीक है। एसिड है तो एसिड तो बहुत कुछ हो सकता है, कार्बोक्सीओएच को भी एसिडिक कहते हैं, फिनॉल भी एसिडिक इन नेचर होता है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये थोड़ी ना पता चल रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड उसमें न्यूक्लियस के अंदर पाया गया था, इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। तो आप देखेंगे प्रोटीन्स जैसे हैं, अब प्रोटीन बोले तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कहां इस नाम में कहां छिपा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग जब हम बायोलॉजी को के आधार पर करते हैं तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कहने का मतलब ये है, वहां उनकी ऑकरेंस या अन्य दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। वो तो जब हम उस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तब अंदर जाके पता चलेगा कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उसकी जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो उसको जो है बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक। तो केमिस्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर देखता है और नाम देता है। ये एनसीईआरटी बुक यहाँ मेंशन करती है, ठीक है। और फिर एनसीईआरटी बुक में एक जैसे चार्ट भी दिया होगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयंस के फॉर्म में। उसमें सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, लेकिन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कैल्शियम आयन है, उसमें सल्फेट पाए जाते हैं, फॉस्फेट पाए जाते हैं, ठीक है। पोटेशियम आयन भी पाया जाता है, वाटर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड होता है, मतलब क्लोराइड आयन भी पाया जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाएंगे, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। ऐसे कैल्शियम फास्फोरस मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बना लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। कार्बोनेट आयन भी होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3 हो गया। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स का आयनिक फॉर्म में इनकी प्रेजेंस बताई गई है लिविंग टिश्यू में। इसका भी एक चार्ट एनसीईआरटी बुक में दिया गया है।